जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीका के साथ और बहुत ही बेहतर रणनीति के साथ मेंस की तैयारी में आप लोग लगे होंगे। दोस्तों, जो नए एस्पिरेंट हैं, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, स्टार्ट किए हैं तैयारी करना, मेरा आपसे अनुरोध है कि भाई कि हमेशा स्टार्टिंग कीजिए मेंस का तैयारी करना, प्रीलिम्स का नहीं कीजिएगा। और जो 12th पास बच्चे हैं, जो 12th जिनका हो गया है, वो अभी से ही तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन होते होते ना आपका 70-80% तैयारी हो जाएगा। और बढ़िया गाइडेंस से तैयारी कीजिए। दोस्तों, जो कंटेंट हमको मिल रहा है धीरे धीरे बहुत लोग तक पहुंच रहा है और आप लोग का बहुत प्यार मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बंद कमरे में रह के आप लोग से जुड़ने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, तो बहुत लोगों का ना रिक्वेस्ट था कि सर जो पहला क्वेश्चन हम डाले थे हिस्ट्री का, चोल साम्राज्य वाला, वो आधा रह गया था। तो दोस्तों, उसको हम पूरा आज कंप्लीट करते हैं आप लोग को, ताकि आप लोग जो नोट्स बना रहे हैं वो शुरू से ही आपका फुलफिल होता रहे। तो जोहार दोस्तों, आप सबका सरई पाठशाला में स्वागत है। मैं जय कुमार आप सबको जेपीएससी मेंस का तैयारी करवा रहा हूँ प्रीवियस इस क्वेश्चन से। तो वहीं से स्टार्ट किए थे। तो जल्दी से ना हम लोग जो इसका 10 क्वेश्चन है हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ताकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का है। या देख ही रहोगे आप कि 10 क्वेश्चन है, 2 नंबर का 20। तो इस तरह जितने सारे क्वेश्चन आएंगे ना, हम आपको करवाते चलेंगे रिविजन। जब भी क्लास होगा आपका 10 क्वेश्चन रिविजन लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया? तो इसका आंसर हम पूरा आपको डिटेल से समझा चुके हैं, आगे सत्र हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? 2 का तो हो जाएगा सी, हड़प्पा जानते होंगे आप लोग, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमदेव। किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था, ओटोमन सिस्टम को अपनाया था? तो कौन हो जाएगा ये? तो बाबर हो जाएंगे। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना उसकी बहन जो है, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। तो यहाँ ऑप्शन है नहीं, तो मारना क्या आपको? डी मारना है। किस वर्ष डच भारत आए? तो 1602 में डच आए थे और 1605 में उन लोगों का पहला जो है कारखाना लगा था। तो यहाँ जो ऑप्शन था देख रहे होंगे आप लोग, 1603, 5, 10, 15। तो यहाँ मारना 3 आपको था, 3 आंसर से हो जाएगा यहाँ पे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मित्र मेला के बाद का पुनर्नामांकन हुआ, मतलब मित्र मेला का जो था उसका जो है दूसरा बार क्या नाम दिया गया? तो अभिनव भारत समिति। मित्र मेला की शुरुआत 1899 में की गई थी और जो है आपका इस बी.डी. सावरकर के द्वारा। बाद में इसका नाम चेंज करके 1904 में अभिनव भारत समिति कर दिया गया। अब यहाँ जो है ना अगला जो क्वेश्चन है, बंगम माझी नेता थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ स्वराज पार्टी निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप बनाई गई थी? तो स्वराज पार्टी आप लोग जानते होंगे ना कि आपका 1923 में बनाया गया था। मोतीलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू और क्या नाम था उनका, भूल रहे हैं, दिमाग में नहीं आ रहा अभी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, सॉरी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा बनाया गया था। तो उसके बाद जो है 23 में बनाया गया था। तो चोरा चोरी कांड 22 में हो गया था ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 22। साइमन कमीशन 28 में आया था। भारत छोड़ो 42 में आया था। भारत जोड़ी 1928 में आया था। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका 1923 हो जाएगा और चोरा चोरी कांड हो जाएगा यहाँ पे। बंगम माझी जो है नेता थे, किसका नेता थे? तो सफाहड़ विद्रोह के थे, 1870 में स्टार्ट हुआ था। हरि बाबा आंदोलन का नहीं होंगे। और अगला जो क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? या किसने किया था? तो जतरा उरांव ने किया था 1914 में। तो याद रखिएगा कब हुआ था? तो 1914 में। किसने किया था? जतरा उरांव का ने किया था। और जतरा उरांव का जन्म जो हुआ था आपका चिंगारी नवा टोली गांव एक है गुमला में, 2 अक्टूबर 1888 में हुआ था इनका जन्म। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा ना फैक्ट, जैसे आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं, तो क्या कीजिएगा ना घर में जब आप तैयारी कीजिएगा ऑब्जेक्टिव का, तो इस सब से जुड़ा हुआ ना 4-5 क्वेश्चन यहीं पे लिख दीजिएगा। इस तरह का आप निकाल लीजिएगा क्वेश्चन और यहीं पे 4-5 क्वेश्चन लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा 5 क्वेश्चन, फिर इसमें आपका 5 क्वेश्चन, इस तरह आपका जानते हैं ये 10 क्वेश्चन में ना 70-80 क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। हम अगला बार आप जब करवाएंगे ऑब्जेक्टिव ना, तो हम इस तरह का आपको कंटेंट दे देंगे, आप लोगों को मेहनत नहीं करना है। अभी स्टार्टिंग है इसलिए आपको दिक्कत हो रहा होगा। तो देखिए, ये चोल शासक की स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, यही क्वेश्चन था आप लोग का, जो कि छूट गया था। तो ये हम छूट नहीं गया था, इसका आधा ही कंप्लीट हुआ था, आधा हम जो है इसका शुरू से लास्ट तक आज हम कंप्लीट करवा देंगे। तो ये आपका हो चुका है एमबीटी वाला, बांग्लादेश वाला हो चुका है, बिरसा मुंडा आंदोलन हो चुका है। ये 4 क्वेश्चन हम करवा चुके थे। और ये जो है ना आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो चुका है, तो ये आपका हो चुका था। अब ये 3 और 4, जब ज्योग्राफी जो आज का जो आपको वीडियो मिलेगा उसके बाद हम आपको 2 नंबर नहीं करवाएंगे, कंप्लीट हो चुका है। ये 3, 4, 5 ही कंटिन्यू बेसिस पर आपको वीडियो मिलेगा। आज जो है आज हम आपको करवा दे रहे हैं चोल वाला। तो सब बच्चों को हम बार बार बोलते हैं कि भाई जब भी आप पढ़िएगा तो सिलेबस अपने हाथ में रखिएगा दोस्तों। और देखिए कि चोल वाला क्वेश्चन कहाँ पे है, देखिए ये आपको दिख रहा है, ये इतिहास है और प्राचीन काल यहाँ पे है, और यहीं पे ना देखिए चोल वाला है।
आपका सबसे लास्ट नंबर में है चोल। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा था, तो आपको इस तरह करके जो है सिलेबस को भी साथ में रखना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का सेशन। तो आप लोग जानते होंगे कि ये जो आंसर राइटिंग जो होता है हमारा, उसमें आपका पूरा जो है इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर जो आपका मेन बॉडी है, जो विशेषता पूछा है इसमें, इसको हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे। फिर जो है आपका यहाँ पे देख रहे होंगे कि पूरा जो है उसको कंप्लीट किया गया है जितने सारे विशेषता था। और अंतिम कड़ी में जो होता है हमारा निष्कर्ष होता है, मतलब पूरा जो आंसर राइटिंग जो होता है, जिस तरह का डिमांड होता है एग्जामिनर का, जिस तरह लिखा जाता है, वो पूरा आपको कंटेंट मिल रहा है। हिंदी मीडियम बच्चों को बहुत दिक्कत होता है आंसर राइटिंग करने में, उनको थोड़ा मुश्किल रहता ही रहता है। तो दोस्तों आप लोग के लिए टेंशन नहीं है, अब धीरे धीरे आपको सब मिलता रहेगा। आप लोग जुड़िए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग तक ये सब जो है कंटेंट पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चोल प्रशासकों की स्थानीय शासन प्रणाली यानी लोकल सेल्फ गवर्नेंस की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। यहाँ ध्यान से रखिएगा, बात को समझिएगा कि स्थानीय शासन प्रणाली का बात किया गया है, यहाँ चोल शासनकाल की विशेषता की बात नहीं किया गया है। यहाँ बोला गया है आपका कि चोल प्रशासकों की स्थानीय शासन प्रणाली, उसके बारे में पूछा गया है। यहाँ अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, इसी क्वेश्चन को लिख देंगे चोलों की जो है विशेषता, तो वो नहीं लिखना, मंदिर आ जाएगा, बहुत सारी चीज आ जाएगा, वहाँ वो नहीं लिखना। यहाँ पूछा गया है स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो चलिए हम लोग जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका। सबसे पहले भूमिका, चोल साम्राज्य जिसने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में शासन किया। 9वीं से लेकर कब तक किया, तो 13वीं तक किया। यह साम्राज्य अपनी शक्तिशाली नौसेना, शानदार मंदिरों और एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए जाना जाता था। अब देखिए उसकी बहुत सारी विशेषता थी, क्या क्या थी, तो उसके पास जो है शक्तिशाली नौसेना थी, शानदार मंदिर कला था और एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए जाना जाता था। इतना सारा उसके पास विशेषता था। इस साम्राज्य की सबसे विशिष्ट विशेषता इसकी स्थानीय स्वशासन, इसको सिंगल यूनिट को बंद कर दिया है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस थी, जिसने लोगों को अपने समस्याओं को स्वयं समाधान करने की शक्ति दी। अभी भी आप देख रहे होंगे 73, 74 अमेंडमेंट क्या बोलता है, जो 1992 में आया था कि लोगों को शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया। तो 73, 74 जो अमेंडमेंट आप देख रहे हैं वो यही वाला है, स्थानीय स्वशासन, आप पढ़े होंगे, तो यही आपको यहाँ पे है। चोलों की यह विकेंद्रीकृत प्रणाली न केवल कुशल थी, बल्कि इसने ग्रामीण समुदाय के भीतर राजनीतिक चेतना और भागीदारी को भी बढ़ावा दिया। इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ा के यहाँ पे लिख दिया गया, तो आपका ये भूमिका हो गया, भूमिका से जुड़ा हुआ ये कड़ी हो गया। तो ये आपका पूरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो बोला गया है, चोल प्रशासकों की स्थानीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। अब क्या क्या विशेषता है, देखिए इस तरह जब भी आंसर राइटिंग कीजिएगा इस तरह डायग्राम बनाइएगा। ये डायग्राम क्या होता है ना, अच्छा दिखता है और जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करेगा आपका, उसके पास सीधा आंख में लगेगा। अब कोई चीज़ आंख में लगता है ना तो बहुत लोग प्यार करता है, प्यार करने के लिए आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। यहाँ तो आपसे वो प्यार दिखा नहीं पाएगा, आपका प्यार जो है नंबर में दिखाएगा भाई। तो आपको इस तरह कंटेंट जो है हमेशा डायमेट्रिकल फॉर्म में भरना है। तो चोल प्रशासकों की स्थानीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। चोल प्रशासन के अंतर्गत स्थानीय शासन लोकतांत्रिक आधार पर संगठित थी। किस आधार पर थी, लोकतांत्रिक आधार पर संगठित थी। प्रत्येक गांव और नगर की अपनी सभा होती थी और जो उस सभा की सबसे अनूठी एवं सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था थी। इसकी विशेषता में हल्का सा स्टार्टिंग में लिख दिया गया है कि चोल प्रशासन के अंतर्गत स्थानीय शासन लोकतांत्रिक आधार पर संगठित थी। प्रत्येक गांव और नगर की अपनी सभा होती थी जो उस समय की सबसे अनूठी एवं सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था थी। अब देखिए ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ चोलों की स्थानीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। अब क्या क्या विशेषता है ये आपको जानना है। सामरिक और सैन्य प्रशासन पहला है, दूसरा है न्यायिक व्यवस्था, तीसरा है धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य, चौथा है भूमि प्रशासन और कर व्यवस्था, पांचवा है नगरीय प्रशासन और अंतिम में है यहाँ पे जो स्थानीय स्वशासन। यही सबसे यही पूछा था आपका, स्थानीय स्वशासन है, फिर है सामरिक और सैन्य प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य, भूमि प्रशासन और कर व्यवस्था और नगरीय प्रशासन। ये पूरा आपका लिख दिया गया है यहाँ पे क्या क्या विशेषता है चोलों की स्थानीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता। अब इस तरह आप डायग्राम बना के लिख दीजिएगा। अब समझिए पहला नंबर में क्या है, स्थानीय स्वशासन। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना भारत में स्थानीय स्वशासन कौन अंग्रेज गवर्नर लेके आया था, या किस अंग्रेज गवर्नर को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, आपको कमेंट करना है। तो चलिए स्थानीय स्वशासन, चोल शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था थी। स्थानीय प्रशासन का संचालन ग्राम सभाओं के द्वारा किया जाता था। अब क्या था स्थानीय स्वशासन का व्यवस्था जो है
स्थानीय प्रशासन का संचालन ग्राम सभाओं के द्वारा, जो अभी भी हम लोग यहाँ होता है ना, तो एक ग्राम सभा के द्वारा होता था। अब ये 2 भाग में डिवाइड था। अब जब भी 2 भाग में डिवाइड कीजिएगा ना, कहानी की तरह लिखेगा इस तरह, उर और सभा, उर और सभा 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए उर क्या था और सभा क्या था, ये जानना है आपको। उर को बारे जान लीजिए, यह सामान्य गांव की सभा थी जिसमें गांव की सभी निवासी सदस्य होते थे। ये क्या था, सामान्य लोकल जो होता है ना, मतलब निम्न तबके के लोग, उसके लिए सभा थी, और जिसमें गांव के सभी निवासी इसके मेंबर होते थे। यह गांव के सामान्य मामलों जैसे जल वितरण, मंदिरों का रख रखाव और भूमि विवाद को सुलझाने का काम करती थी। वो क्या कर रही थी उस वक्त कि जल वितरण, मंदिरों का रख रखाव और भूमि विवादों को सुलझाने का काम करती थी। अब यहाँ सभा के बारे में जान लीजिए। ये आपका उर्त क्या था कि सामान्य लोगों था, जनरल लोग के लिए था। लेकिन यहाँ सभा क्या है, यह विशेष रूप से ब्राह्मण उस वक्त उच्च जाति था, तो ब्राह्मण गांव की सभा थी जिसमें भूस्वामी ब्राह्मण सदस्य होते थे। यह अधिक विशिष्ट और संगठित थी। ये क्या थी कि आपका उर से ज़्यादा बढ़िया था और उर से ज़्यादा संगठित था, और ये उच्च कुल यानी ब्राह्मण कुल के लोगों के लिए सभा थी। तो यहाँ उर और आप जान गए सभा के बारे में। अब महत्वपूर्ण यहाँ पे आगे बढ़िए थोड़ा सा। सभा और उर अपने कार्य को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए कई समितियों की सहायता लेती थी। अब ये जो है ना, उर और सभा ऐसे संगठित नहीं था, उसको चलाने के लिए बहुत सारे समिति थे। तो कौन कौन समिति थे, जो निम्न है। महत्वपूर्ण समितियां लिख दीजिएगा इस तरह करके आप लोग, वरियम, तोतुवरियम, एरीवरियम और पोनवरियम। इसमें ज़्यादा आपका जो है काम नहीं करना है, खाली 4 समिति लिख दीजिएगा, और 4 समिति के बगल में ना क्या क्या उन लोगों का काम था ये लिख दीजिएगा, तो एग्जामिनर जान जाएगा कि आपको नॉलेज बहुत है। तो महत्वपूर्ण समितियां क्या हो जाएगा, वरियम, तोतुवरियम, एरीवरियम और पोनवरियम। तो वरियम क्या है, गाँव का निरीक्षण। तोतुवरियम कौन है, उद्यान और बाग बगीचों का रख रखाव। एरीवरियम कौन है, जल निकायों जैसे झीलों और तालाबों का रख रखाव। और पोनवरियम राजस्व और वित्त संबंधी। ये पोनवरियम क्या हो गया, राजस्व और वित्त संबंधी रख रखाव करती थी। एरीवरियम जल निकायों जैसे झीलों और तालाबों का रख रखाव करती थी। तोतुवरियम उद्यान और बाग बगीचों का रखरखाव करती थी। और वरियम गांव का निरीक्षण करती थी। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम दे देगा, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये हो गया कंप्लीट, पहला नंबर आपका। अब दूसरा नंबर में जो है आपका, ये हम लोग डील करेंगे नगरीय प्रशासन। चोल प्रशासन स्थानीय के साथ साथ नगरीय प्रशासन में भी संगठित थी। जैसे हम लोग यहाँ अभी होता है ना, पंचायत है, मुखिया सरपंच का वोट होता है, उसका नगर निगम भी तो है, नगर पालिका भी तो है, तो नगरीय प्रशासन में यही आता है। चोल प्रशासन स्थानीय के साथ साथ नगरीय प्रशासन में भी संगठित थी। शहरों और नगरों में नगर निगम होती थी जो शहर के प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक कार्यों को देखती थी। इसमें करों का संग्रह, सार्वजनिक कार्यों की देखरेख और व्यापार व्यवस्था को नियंत्रित करना शामिल था। अब जब देखिए यहाँ पे ना एक फोकस करके लिख दिया है, तंजावुर, कांची और मदुरै जैसे प्रमुख नगरों में नगर निगमों या नगर सभा ने शासन की प्रभावशीलता को बढ़ाया। तंजावुर, कांची, मदुरै यहाँ पे लिख देने का मतलब ये हो गया कि चोल साम्राज्य में ये नगर जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, तंजावुर, कांची और मदुरै यहाँ पे लिख दिया गया है। तो 2 नंबर पॉइंट क्या हो गया कि आपका नगरीय प्रशासन। चोल प्रशासन स्थानीय के साथ साथ नगरीय प्रशासन में भी संगठित थी। शहरों और नगरों में नगर निगम होती थी जो शहर के प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक कार्यों को देखती थी। इसमें करों का संग्रह, सार्वजनिक कार्यों की देखरेख और व्यापार व्यवस्था को नियंत्रित करना शामिल था। तंजावुर, कांची और मदुरै जैसे प्रमुख नगरों में नगर निगमों या नगर सभा ने शासन की प्रभावशीलता को बढ़ाया। ये आपका 2 पॉइंट कंप्लीट हो गया। तीसरा पॉइंट हम लोग डील करेंगे भूमि प्रशासन और कर व्यवस्था। चोल प्रशासन में भूमि को एक ठोस आधार प्रदान किया था। राज्य भूमि का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाता था जो प्रशासन को भूमि करों की वसूली करने में मदद करती थी। देखिए भूमि उस वक्त ना टैक्स लेने का या फिर समाज को चलाने का बहुत बड़ा जो है रोल था भूमि का। तो यदि भूमि का ही मापदंड सही से नहीं रहेगा ना, तो समाज उस वक्त आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो क्या था, भूमि प्रशासन और कर व्यवस्था। चोल प्रशासन में भूमि को एक ठोस आधार प्रदान किया था। राज्य भूमि का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाता था जो प्रशासन को भूमि करों की वसूली करने में मदद करती थी। अब इसी में थोड़ा सा आगे क्या है, कर संग्रह स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जाता था। जो कर संग्रह, जो टैक्स वसूला जाता था, वो स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जाता था जो ग्राम पंचायतों के सहयोग से इस कार्य को प्रभावी रूप से अंजाम देते थे। भूमि करों का मुख्य उद्देश्य कृषि को प्रोत्साहन देना और सार्वजनिक सेवाओं को बनाए रखना था। अब क्या था इसका काम, भूमि जो टैक्स मिल रहा था कि कृषि को प्रोत्साहन देना, जो पैसा आ रहा है उससे क्या है, एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट किया जाएगा। और सार्वजनिक सेवा जैसे मंदिर हो गया, स्कूल हो गया, आश्रम हो गए,
आपका पानी की व्यवस्था हो गया, जल निकाय हो गया, वो सब का व्यवस्था करना था वही टैक्स से। अब है न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था हो जाएगा। चोल शासकों ने स्थानीय न्यायिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया। क्या क्या? चोल शासकों ने स्थानीय न्यायिक व्यवस्था को भी क्या क्या सुदृढ़ किया था। प्रत्येक गांव में स्थानीय न्यायपालिका होती थी जिसे दंडाधिकारी कहा जाता है। दंडाधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक गांव में स्थानीय न्यायपालिका होती थी जिसे दंडाधिकारी कहा जाता था। इस प्रणाली में विवादों का निपटारा ग्राम स्तर पर किया जाता था और केवल बड़े मुद्दों को उच्च न्यायालय तक भेजा जाता था। अब जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उसको कहाँ ले जाएगा? उच्च न्यायालय ले जाता था। अब जानते होंगे कि उच्च न्यायालय कितना आर्टिकल में है, तो बताना है आपको। सुप्रीम कोर्ट भी कितना आर्टिकल में है ये बताना है आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय तक भेजा जाता था। यह व्यवस्था लोक सत्ता और प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ाती है। हम बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछते चलेंगे। यदि आपको लगता है कि आंसर देना चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करें, है ना। तो आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट कितना आर्टिकल में और हाई कोर्ट कितना आर्टिकल में है। सामरिक और सैन्य प्रशासन, सामरिक और सैन्य प्रशासन। चोल साम्राज्य में सैन्य प्रशासन की प्रणाली भी स्थानीय स्तर पर प्रभावित थी। क्या था कि जो सेना अभी देख रहे हैं हम लोग का सेना ना, तो सेना जो था उस वक्त जो सैन्य सिस्टम था वो लोकल जगह में भी या स्थानीय स्तर पर भी प्रभावशाली थे। जैसे झारखंड में झारखंड पुलिस देख रहे हैं आप, लेकिन देश में देखिएगा तो आर्मी हो जाएगा, बीएसएफ हो जाएगा। उस तरह से लोकल में क्या हो जाएगा? झारखंड पुलिस हो जाएगा, होमगार्ड हो जाएंगे, चौकीदार हो जाएंगे। तो उस तरह लोकल में वहाँ भी ना चोल साम्राज्य में भी ज़्यादा स्तर पर प्रभावित था। कौन? तो आपका सैन्य प्रशासन। साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में सैन्य बलों की तैनाती की जाती थी और स्थानीय अधिकारियों द्वारा इन्हें प्रशिक्षित किया जाता था। अब क्या था कि साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में सैन्य बलों की तैनाती की जाती थी और स्थानीय अधिकारियों द्वारा इन्हें प्रशिक्षित किया जाता था। जो लोकल अधिकारी थे वहाँ पे ऑफिसर थे वही इनको ट्रेनिंग दे रहे थे। अब छठा नंबर पॉइंट है भाई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य। देखिए चोल साम्राज्य में मंदिरों का अत्यधिक महत्व। क्या था? मंदिर बहुत फेमस था। आपको बताया तंजावुर, कांची, मदुरै, इस समय आज ही मंदिर जो है बहुत प्रसिद्ध है। इन्हें स्थानीय प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में देखा जाता था। प्रशासन अब यहाँ पे ना बहुत सारे पैसा आता था उस वक्त, बहुत सारे लोग डोनेट करते थे, तो उस सब पैसा का ना यूज किया जाता था और इन्हें स्थानीय प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में देखा जाता था। मंदिरों से भूमि, संपत्ति और प्रशासनिक कार्यों का संचालन भी किया जाता था। मंदिरों से भूमि, संपत्ति और प्रशासनिक कार्यों का संचालन भी किया जाता था। इसके अलावा चोल साम्राज्य में कला और संस्कृति के विकास में भी स्थानीय प्रशासन का योगदान था। अब देखिए, अब यहाँ ना ये हो गया आपका पूरा, देख रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन हो गया और जो क्वेश्चन पूछा है उसी क्वेश्चन के अनुसार यहाँ विशेषता आ गया। यहाँ बहुत सारा आप लिख सकते हैं, लेकिन यह क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि 5 से 600 के बीच ही आपको आंसर राइटिंग करना है। वर्ड्स के बीच में उन वर्ड्स को आप कितना अच्छा से यूज कर सकते हैं, कितना अच्छा से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको यदि पूछा गया है खेती के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, तो एग्रीकल्चर ही लिखिएगा, वहाँ पे इंडस्ट्री या उद्योग को नहीं डालना है। हल्का सा आप उसको आप सपोर्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका कहानी जो है होना चाहिए किसके बारे में? तो कृषि के बारे में। तो यहाँ पे आपका पूछा गया था क्वेश्चन में क्या कि चोल प्रशासकों की स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है। यहाँ बहुत सारा विशेषता हो जाएगा, लेकिन हमको लिखना किसके बारे में है? तो चोलों की स्थानीय शासन प्रणाली के बारे में। तो पूरा आपका यहाँ पे जो है डिफाइन कर दिया बढ़िया से। अब यहाँ जो होता है ना निष्कर्ष, यही निष्कर्ष तो आपको भाई नंबर दिलाएगा। ये जो आप लिखने के सीख गए ना निष्कर्ष, तो आपको 2-3 नंबर हर एक क्वेश्चन में ज़्यादा मिलेगा औरों का कंपेयर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कंक्लूजन, निष्कर्ष चोलों की स्थानीय शासन प्रणाली से जो जुड़ा हुआ है। चोल शासकों की स्थानीय शासन प्रणाली एक आदर्श उदाहरण है। क्या है? चोल शासकों की स्थानीय शासन प्रणाली एक आदर्श उदाहरण है जिसमें लोक सत्ता, विकेंद्रीकरण और सामुदायिक सहभागिता का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्या हो गया? चोल शासकों की स्थानीय शासन प्रणाली एक आदर्श उदाहरण है जिसमें लोक सत्ता, विकेंद्रीकरण और सामुदायिक सहभागिता का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पंचायतों, नगर निगमों और भूमि प्रशासन जैसी व्यवस्थाओं ने न केवल शासन की पारदर्शिता को बढ़ाया, बल्कि चोल साम्राज्य की स्थिरता और समृद्धि की दिशा में भी मार्गदर्शन किया। चोल शासन का यह स्थानीय प्रशासन मॉडल, जिसमें देखिए नीचे अंडरलाइन करके हल्का सा इन्वर्ट कॉमर्स बंद कर दिया गया है, तो चोल शासन का यह स्थानीय प्रशासन मॉडल आज भी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जाता है। आज देख रहे हैं जो स्थानीय प्रशासन मॉडल है वो आज भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इस तरह करके ना करंट से उसको रिलेवेंट कर देना। जब भी आंसर राइटिंग कीजिएगा हमेशा जो है करंट से रिलेवेंट कर दीजिएगा। तो ये आपका जो है हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था थोड़ा छूट गया था, चोल वाला बनाए थे वीडियो इसका, लेकिन छूट गया था। तो आपका जो है
ये 4 क्वेश्चन भाई कंप्लीट हो चुका है एकदम। सॉरी, यहाँ पे हिस्ट्री यहाँ है। ये 4 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो अगला ना सेशन चलेगा अभी जो है ज्योग्राफी का चलेगा। ज्योग्राफी का हम बता दें आपको कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब 3, 4, 5 ये तीनों क्वेश्चन आंसर राइटिंग करवाएंगे। जो बच्चे नए जुड़े हैं आप लोग जो है भाई सब क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करते चलिए, आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि धीरे धीरे हम करते चलेंगे। हर दिन एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो कम नहीं होता है। आप एक क्वेश्चन मेरा लिखिए और एक क्वेश्चन अपने से तैयार कीजिए, आपको 2 क्वेश्चन हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर ले रहे हैं ना तो समझ जाइए कि आप झारखंड में आपके आसपास कोई नहीं टिकेगा, क्योंकि बहुत सारे कम ही बच्चे हैं जो यूपीएससी वीपीएससी की तैयारी करता है ना, जो बाहर में रह के वही 2-3 क्वेश्चन रेडी करता है डेली, कर ही नहीं पाता। यदि आप घर बैठे 2 क्वेश्चन कर ले रहे हैं ना तो सोचिए कि जो आपका मुखर्जी नगर में है ना वो सब बच्चा से बहुत आगे है। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, 2-2 क्वेश्चन रेडी करने का प्रयास कीजिए। एक हम आपको करवा रहे हैं, एक आप कीजिए, एक हम करवा रहे हैं, एक आप कीजिए। एग्जाम के टाइम हम आपको 2 क्वेश्चन देंगे, कितना 2 क्वेश्चन करवाएंगे और आपको 4 क्वेश्चन लिखना है। ऐसे ही हम लोग डोज बढ़ाएंगे। अभी एग्जाम का डेट नहीं दिया, 1 क्वेश्चन चल रहा है। एग्जाम का जैसे ही डेट दे देगा हम आपको 2-2 क्वेश्चन करवाएंगे और 2-2 क्वेश्चन कंप्लीट करने आपका एग्जाम तक क्लियर हो जाएगा। सब कुछ क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ और एक नए आंसर राइटिंग के साथ। तब तक सबको जोहार, जय झारखंड।